तो अगर हम न्यूरोथेरेपी क्षेत्र में हैं तो हमारे दुश्मन भी हैं। कतई ये ना समझे कि आपके कोई दुश्मन नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके दुश्मन हैं। तो इसीलिए आपको कदम फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि आपको सेवा उसकी करनी है जो वास्तव में मजबूर है। वही व्यक्ति आपके पास आता है जो वास्तव में दुखी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, न्यूरोथेरेपी का ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग जो नई चीजें आ रही हैं वो चीजें भी हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी जानकारी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पिछले सेशन में हमने जानने की कोशिश करी कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो कवच है वो है हमें क्या नहीं देना है। जिस बुलेट प्रूफ जैकेट की बात मैंने बोली कि गोली पार ना हो, तो हमारा क्या है, क्या नहीं देना है, यह जानना जरूरी है। क्या देना है ये तो हमें पता ही है, और हम जिससे पूछेंगे वो बता देगा, है ना। तो क्या नहीं देना है इसके लिए हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने पिछले हफ्ते इन पे बात करी थी, तो उसको मैं सरलता से एक बार बोलता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, ऑर्थोराइटिस, पोलियो, इन बीमारियों में हम थाइमस, थाइमस चेस्ट, लिम्फ नोड, आरएमपी, टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन नहीं देंगे। ठीक उसी तरह अस्थमा के बारे में हम लोग चर्चा करी थी। अस्थमा में हम लोग स्प्लीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थायराइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और गॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक उसके बाद हमने एसिडिटी के बारे में बात करी थी। एसिडिटी, पेट में अल्सर के बारे में बात करा था, जिसमें हमने बताया था कि गैस ओनली नहीं देना है, 10 मेडुला नहीं देना है। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी भगंदर, फिस्टूला, बाबासीर, मलाशय का नीचे खिसक जाना, यानी कि वो भी एसिड की बीमारी है और कॉन्स्टिपेशन की बीमारियों में से कारण होता है। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पाइल्स में हमारा 10 मेडुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस ओनली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिसेंडिंग कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते बम्बू स्पाइन। बम्बू स्पाइन इस पर, यानी कि जिसमें कैल्शियम हमारे जॉइंटों में जमा होने लग जाता है, तो इसमें हम लोग थायराइड का इस्तेमाल हम लोग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यह कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। थायराइड हमारा कैल्सिटोनिन को बनाता है, और ठीक है, और थायराइड पी जो है ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाता है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है हड्डियों में से कैल्शियम को निकालकर रक्त में डालना और रक्त द्वारा अलग अलग जगहों पे जम जाना, बाहर जम जाना। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। फिर उसके बाद लो बीपी के बारे में बात करा था हमने। लो बीपी में हम लोग जो, अगर वैसे तो हम लोग पुरानी कुंडली देते नहीं है, मगर फिर भी चर्चा है कि पुरानी कुंडली जो है उसे नहीं देना है, गैस आई नहीं देना है, 30 मेडुला नहीं देना है, क्योंकि 30 मेडुला गैस आई हम लोग हाई बीपी में देते हैं, इसीलिए ठीक है हाई बीपी वालों को देते हैं। तो लो बीपी में नहीं देना, नहीं तो बीपी और लो हो जाएगी। ठीक, हमने फिर हाई बीपी के बारे में, उसके बाद हम लोग हाई बीपी के बारे में जानते हैं। हाई बीपी में पिट नहीं देना है, म्यूकस जीरो नहीं देना है, स्वेट नहीं देना है, लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देना है, डोपामाइन यानी कि 20 मेडुला नहीं देना है, 2 एडीआर नहीं देना है और 6 एडीआर नहीं देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी कर्क रोग यानी कि कैंसर पर। तो कैंसर में लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, 10 मेडुला, पिट, 4 एडीआर, 6 एडीआर, 4 पैन, स्प्लीन, ये हम नहीं देंगे जिनको कैंसर है। ठीक है, इसके अलावा जिस ऑर्गन में कैंसर होता है उस ऑर्गन को हम लोग स्टिमुलेट नहीं करते हैं। किसी के अगर पेनक्रियाज में अगर कैंसर है तो हम पेनक्रियाज के पॉइंट को नहीं देंगे, अगर लीवर में है तो लीवर के पॉइंट को नहीं देंगे, किडनी में है तो किडनी के पॉइंट को नहीं देंगे। अर्थात जिस ऑर्गन में कैंसर होगा उस ऑर्गन को हम लोग स्टिमुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद सर्दी जुकाम के बारे में जाना था हमने, नाक बहना, सर्दी जुकाम, उसमें हम लोग म्यूकस नहीं देते हैं, 6 एडीआर नहीं देते हैं और स्प्लीन नहीं देते हैं। ठीक है, इनको नहीं देना है ताकि सर्दी जुकाम और ना बढ़े। इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 4 डाउन एरो देते हैं, जिससे सर्दी नाक बहना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कब्ज के बारे में बात करा था। कब्ज में हम लोग गैस ओनली नहीं देते हैं, 10 मेडुला नहीं देते, डिसेंडिंग कॉलम को नहीं उकसाते हैं। उसके बाद लूज मोशन पे चर्चा करी थी हमने। लूज मोशन पे याद होगा आप लोगों को,
लूज मोशन पे चर्चा करा था, जिसमें हमने बोला था कि गैस आई नहीं देना है और कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट नहीं देना है। जिनको कब्ज की शिकायत होती है उन्हें हम लोग कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट देते हैं, उनको हम लोग कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट देते हैं। जिनको एल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है उनको हम लोग, हाई बीपी वालों को एल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है उनको हम लोग गैस आई नहीं देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिर्गी। फिट के बारे में हम लोगों ने बात करा था, फिट और पिट और पैन। क्या? पी से पैन, पी से पिट। ठीक है, इसलिए हम लोग फिट या मिर्गी के पेशेंटों में हम लोग पेन का और पिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमें हैपरिंग में देना पड़े तो हम दे सकते हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यह है नया सेशन डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज में क्या नहीं देना, इसे ध्यान करना। आपको याद होगा मैंने आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बताया था कि थाइमस नहीं देना, थाइमस चेस्ट नहीं देना, लिम्फ नोड नहीं देना, आरम पिट नहीं देना, टॉन पी नहीं देना, टॉन टी नहीं देना और स्प्लीन नहीं देना। ये सारी चीजें भी डायबिटीज में हम लोग नहीं देते हैं। इसके अलावा क्या है? थाइमस नहीं देते, थाइमस चेस्ट नहीं देते, स्प्लीन नहीं देते, लिम्फ नोड नहीं देते, आरम पिट नहीं देते हैं, टॉन टी नहीं देते हैं। इसके अलावा पिट नहीं देते हैं, क्योंकि पिट भी ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। 4 ADR भी ग्लूकोज को बढ़ाता है, 6 ADR भी ग्लूकोज को बढ़ाता है और 4 पैन भी ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए नहीं देते हैं। इसके अलावा हम लोग राइट ओवरी यानी कि प्रोजेस्टेरोन को भी, प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी हमारे इंसुलिन को रोकने का काम करता है। राइट ओवरी, उसका उपयोग भी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो भी इंसुलिन को रोकने का काम करता है। डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की कमी होती है, इसलिए उसका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो इसलिए उन्हें नहीं देते हम लोग। उसकी जगह पर लेफ्ट ओवरी देते हैं। लेफ्ट ओवरी देने से शुगर बड़ी तेजी से कम होता है, पेनक्रियाज स्टिमुलेट होता है और इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ती है। डायबिटीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। क्या बोला जाता है? डायबिटीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें थाइमस, लिम्फ नोड, आरएमपी, टॉन पी, टॉन टी इत्यादि नहीं देते, क्योंकि ये सभी पॉइंट विभिन्न तरीकों से थाइमस तथा लिम्फ नोड के कार्यों को उकसाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कई लोगों को 6 ADR से लाभ हुआ है क्योंकि यह कॉर्टिजोल द्वारा थाइमस को दबाता है, यानी कि हमने डायबिटीज के पेशेंटों को 6 ADR दिया तो इससे देखा कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ लोगों को लाभ मिला है और कुछ लोगों में इसका प्रभाव थोड़ा सा दिखा गया है कि प्रभाव इसमें दुरुपयोग हुआ है। तो इसलिए हम लोग 6 ADR को रिस्क कवर में नहीं देते जब तक वह हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। ऐसे लोगों को लेफ्ट ओवरी ट्रीटमेंट देने से शुगर शीघ्र ही कंट्रोल में आता है। लेफ्ट ओवरी अर्थात एस्ट्रोजन बनाएगा जो थाइमस को इनहिबिट करेगा, यानी कि दबाने का काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों में 6 ADR देने के बाद अच्छा नहीं लगा तो शायद हम थाइमस देने के बाद उन लोगों को थाइमस देने से लाभ हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ है गुरुजी का कि जिन लोगों को हमने ADR दिया उनको बुरा लगा, यानी कि उनको अच्छा फील नहीं हुआ, तो अगर हम उनको 4 थाइमस दे के देख सकते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर 4 थाइमस दे, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, यानी कि इस पर हमें रिसर्च करना है। इसको अकॉर्डिंग समझकर, पेशेंट के अकॉर्डिंग समझकर कि पेशेंट की बॉडी क्या मांग रही है, किस आधार पर, किस तरीके से उसको डायबिटीज है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जब ये टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है। जब टाइप 2 डायबिटीज बहुत लंबे समय तक, यानी कि सालों तक जब हमारे शरीर में मौजूद रहता है और हम लोग दवाई खाते हैं, तब जाके ये डायबिटीज में परिवर्तन होता है। मगर शुरुआती दौर में ये शुगर रहता है, यानी कि शुगर का लेवल एक लेवल से बढ़ के ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फास्टिंग जो है 80-110 के बीच में रहना चाहिए। अगर वह 180, 160 लगातार बना रहता है, 180, 200 या 160 लगातार उसकी एवरेज जो है वो लगातार कई महीनों तक बना रहता है, तब वहाँ धीरे धीरे इन्फ्लामेशन में परिवर्तन होगा, फिर वहाँ धीरे धीरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन होने लग जाएगा। डायबिटीज के पेशेंटों को इन्फेक्शन के लिए वायरल फार्मूला की जगह पर क्या बोला गया यहाँ पर, डायबिटीज के पेशेंटों को
इन्फेक्शन के लिए वायरल फार्मूला की जगह पर हम लोग टॉप फिंगर गॉल लीवर या हाफ कुंडली 20 सेकेंड या हाफ कुंडली 13 सेकेंड या सिंगल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मार लगने पर थाइमस चेस्ट की जगह पर 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देना है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून की बीमारी है। इसमें भी आपको पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम लोग पूरा का पूरा राउंड एरो नहीं देते, क्योंकि बीच में थाइमस ग्लैंड आता है, थाइमस ग्लैंड का पॉइंट आता है, इसीलिए हम लोग उसे नहीं देते हैं। 8 वाला जो है T8 वाला जो भाग है वो थाइमस ग्लैंड से एक्टिवेट है। आपने देखा होगा T7 और T8 के पास, ठीक है। इसलिए हम लोग T8 प्रेस करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को T8 प्रेस करते हैं ताकि पेन क्रियाज का दर्द कम हो। स्प्लीन नहीं देना है, क्योंकि WBC के कार्यों में उकसाएगा, जो ऑटो इम्यून की बीमारी को नुकसान देगा, यानी कि WBC को बढ़ाता है। स्प्लीन जो है हमारे WBC को बढ़ाता है ना, WBC को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हमें इसे नहीं देना है। पिट, 4 ADR तथा 4 पेन, ये सभी जानते हैं कि ये जो पिट देते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया था आपको, पिट भी हमारे ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा 4 ADR हम लोग देते हैं, वो भी ग्लूकागोन को बढ़ाने का काम करता है। और 4 पेन तो ग्लूकागोन हार्मोन निकालता ही निकालता है, जो शुगर और ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तो उसको नहीं देना है हमें। उसकी जगह पर हम लोग 10 पेन देंगे। 10 पेन इंसुलिन को निकालने का काम करता है, तो 10 पेन दे सकते हैं। फुल राउंड एरो देने से थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड दोनों ही उकसाएंगे, उसकी जगह पर उकसा जाएंगे, तो किसी एक पेशेंट को भी नुकसान ना हो, इसके लिए राउंड एरो L1 से लेकर L5 तक देंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, राउंड एरो हम लोग फुल क्यों नहीं देते। फुल इसलिए नहीं देते क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस अगर ये दोनों के दोनों स्टिमुलेट हो गए तो इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को हम लोग L1 से लेकर L5 तक ही राउंड एरो देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हृदय की बीमारी में, हृदय की बीमारी BP की बीमारी अलग है और हृदय की बीमारी अलग है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। हृदय की बीमारी में कई कारण हो सकते हैं। हृदय की बीमारी के क्लोटिंग हो सकता है, कंसिट हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, हृदय की बीमारी में हमें 10 मेडुला नहीं देना है। 10 मेडुला अर्थात वेगस नर्व। जब हम 10 मेडुला देते हैं तो हमारी हृदय की काम करने की जो क्षमता, जो पल्स रेट होता है, जिसे हम लोग पल्स रेट बोलते हैं, जब हम लोग नाभि यहाँ पर देखते हैं, हाथ में देखते हैं इस तरीके से, तो ये जो पल्स रेट है, ये जो 72 होनी चाहिए, ये अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो वो हार्ट चलने की गति है, जो दर्शाता है हार्ट की चलने की गति। अगर वहाँ 70 से 80 है तो ठीक है, नॉर्मल रेंज में है। अगर उससे ज़्यादा है, 90, 120, 100 है, तो अगर हम 10 मेडुला देते हैं तो वो कम हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई मैंने, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जिनकी पल्स रेट अधिक होती है, जिनकी हार्ट बीट अधिक होती है, उनको 10 मेडुला देने से उनका हृदय गति जो है वो कम हो जाती है। 20 मेडुला डोपामाइन, 30 मेडुला, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, लंग्स प्लस शोल्डर, स्वेट, खटका और लवलिन पॉइंट जो है, इसके अलावा थाइमस और ADR, इसको हम लोग नहीं देते हैं, इसको हम लोग नहीं देते हैं। दोबारा एक बार और बोल रहा हूं, आराम से सुनिए। 10 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, लंग्स प्लस शोल्डर, स्वेट और खटका, जो पीठ में हम लोग खटका देते हैं, खटका। उसके अलावा लवलिन पॉइंट, थाइमस नहीं देते, उसके अलावा थायराइड नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट ओवरी भी नहीं देना चाहिए। लेफ्ट ओवरी भी हार्ट के कार्य को बढ़ा सकती है, तो लेफ्ट ओवरी, ठीक है, लेफ्ट ओवरी भी नहीं देना चाहिए। समझ के तब देना चाहिए। उसकी जगह पर हम लोग राइट ओवरी देते हैं। जिनको हार्ट से प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको हम लोग राइट ओवरी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 गोल 7 लीवर, ये भी क्या करता है, 3 गोल 7 लीवर, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम कर सकता है, इसलिए
हम लोग इसको 3 गोल 7 लीवर का उपयोग भी हाई ब्लड प्रेशर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन पे नहीं करते हैं। लवलील पॉइंट का काम नहीं करते, जिसके बारे में बताता है लवलील के बारे में। इसके अलावा खटका, इसको हम लोग नहीं देते हैं। 10 मेडुला दोनों बाजुओं पर नहीं देना। वेगस नर्व हार्ट को इनहिबिट यानी को रोकने का काम करता है। अगर किसी को मजबूरी में देना पड़े तो उसको लेफ्ट मेडुला देते हैं, है ना। उसके बाद 20 मेडुला डोपामाइन बनेगा, जो वो भी हृदय की गति को संकुचित करेगा, तो इसलिए उसे भी नहीं देना है। जिनको पहले से ही हार्ट की तकलीफ हो उन्हें इससे और बोझ बढ़ेगा, यानी कि जिनको इससे क्या होगा और हार्ट को बहरा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो 20 मेडुला भी हम लोग नहीं देते, अतः नहीं देना डोपामाइन, ठीक है। इसके अलावा 2 मेडुला 4 मेडुला 6 मेडुला दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? 2 मेडुला 4 मेडुला 6 मेडुला दे सकते हैं। 30 मेडुला या जी हैबरिंग नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? 30 मेडुला या जी हैबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है। हैबरिंग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, मतलब कुछ जगहों पर दे सकते हैं। अगर हमारा बीपी दोनों के दोनों या क्लॉटिंग के कारण हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी जगह पर हम लोग जे हैबरिंग या पी हैबरिंग देना चाहिए हमें, ठीक है। 30 मेडुला नहीं देना है हमें, किसमें? हार्ट की प्रॉब्लम में। ये ध्यान रखना है आपने। बीपी अलग चीज़ है, मैंने पहले ही बोला कि बीपी अगर बढ़ जाए, ऊपर वाला बीपी बढ़ जाए, तो 30 मेडुला देने से हम उसे कम कर सकते हैं। जी ठीक है, 30 मेडुला देने से कम कर सकते हैं हम लोग, मगर हार्ट अगर ज़्यादा काम करे तो उसमें 30 मेडुला नहीं देना, ठीक है। ना ही जे हैबरिंग देना, उसकी जगह पर जे हैबरिंग, जी हैबरिंग नहीं देना, जे हैबरिंग दे सकते हैं। जे हैबरिंग में हम लोग 4 पैरा 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट देते हैं, और जी हैबरिंग में 30 मेडुला 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट देते हैं। तो इसीलिए जब 30 मेडुला नहीं दे रहे तो 30 मेडुला वाला हैबरिंग भी नहीं देना है हमें। उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? हैबरिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली वाला, या फिर हम लोग 4 पैरा 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली भी दे सकते हैं, ठीक है। लंग्स प्लस शोल्डर स्वेट एवं खटका, इन तीनों को नहीं देना। ये हार्ट के प्रेशर को बढ़ाएगा, इसलिए नहीं देना। स्वेट एड्रिनल मेडुला को उकसाएगा, जिससे बीपी बढ़ेगा, अतः नहीं देना। लवलील एवं थाइमस ट्रीटमेंट की जगह पर हृदय के बहुत पास होता है, यानी कि जो हम थाइमस देते हैं वह हमारा क्या है? हृदय के बहुत पास होता है, करीब में होता है, तो इसलिए हम लोग थाइमस भी नहीं देते हैं और लवलीन पॉइंट भी नहीं देते हैं, ठीक है। इसे ताकि तकलीफ और ना बढ़े। लवलीन पॉइंट देने का सिर्फ उल्टा सुल्टा देना है। अगर हाथ ऊपर रखकर 135 डिग्री तक, हमें जो 135 डिग्री पे हम लोग देते हैं उल्टा सुल्टा, एक बार हाथ को यूं रखा, एक बार यूं रख के, ये उल्टा सुल्टा करते हुए हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं, है ना। देते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं देते हुए। ये कमलेश दीदी ने रिसर्च किया, इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। और मैंने भी जब मैं दिल्ली का कार्यक्रम करके आया, उसके बाद से जब मैं पेशेंटों को देने लगा जिनकी बीपी हाई रहने लगी या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, तो इससे उल्टा सुल्टा से मुझे बहुत लाभ मिला। का जैसे हम लोग लीवर के लिए देने के लिए हाथ को नीचे करते हैं, म्यूकस को देने के लिए हाथ को नीचे करते हैं, उस पॉइंट से उल्टा सुल्टा देते देते धीरे 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 135 डिग्री में आके यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। तो जब इस तरीके से देते हैं हम लोग, 3 राउंड देते हैं, तो बहुत तेजी से हार्ट पे बदलाव देखा गया है कि उसका हार्ट का नॉर्मल देखा गया है। 3 गोल 7 लीवर फैट एवं पाचन को सुधारता है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। मैंने बोला था ना अभी 3 गोल 7 लीवर क्यों नहीं देना है, तो उसी के बारे में। फैट के पाचन को सुधारता है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, जो हृदय की बीमारी और तकलीफ बढ़ाएगा। उसकी जगह पर हम लोग 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 4 थायराइड से मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय बढ़ेगा, जिससे हार्ट पर बोझ पड़ेगा और तकलीफ बढ़ सकती है। 4 थायराइड की जगह पर हम लोग 2 थायराइड दे सकते हैं। अगर देना है तो 2 थायराइड दे सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करूँगा आपको हार्ट के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि हार्ट एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे लिए, है ना। वैसे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मैं उन लोगों को थोड़ा कम ही देखता हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको बीपी की होती है उनको देख लेता हूँ मैं, जिनको बीपी की, अगर उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया तो देख लूँगा,
अगर उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया तो मैं ऐसे पेशेंटों से थोड़ा सा कम ही देखने की कोशिश करता हूँ, उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर, समझकर, उम्र के अनुसार। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई इनको मैं हैंडल कर सकता हूँ तो मैं उन्हीं लोगों को, और नहीं तो मैं रेफर कर देता हूँ अन्य न्यूरोथेरेपिस्ट पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता मैं, क्योंकि हर व्यक्ति, अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में आज जरूरत है प्रोफेशनल बनने की। कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है हमने और उस सब्जेक्ट पर प्रोफेशनल बनना है। जैसे आपने देखा होगा एलोपैथिक, आयुर्वेद, इसमें प्रोफेशनल होते हैं, उसमें प्रोफेशनल होते हैं, अर्थात जो हार्ट पे काम करने वाला हार्ट पे काम करता है, जो घुटने पे काम करने वाला घुटने पे करता है, जो सर्वाइकल पे काम करने वाला सर्वाइकल पे करता है, जो पेट पे काम करने वाला वो पेट पे करता है, जो सीपी चाइल्ड पे काम करने वाला वो सीपी चाइल्ड पे करता है ना। तो हमें भी आज की जरूरत है, 2025 ये बता रहा है हमें, ये समझा रहा है हमें कि हमें प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा साइंस है ये। अगर हम एक विषय को प्रॉपर ढंग से समझ ले, जान ले और उस पर हम लोग प्रॉपर ढंग से चलने लगे तो उसके पेशेंटों की कमी नहीं है हमारे पास। आप जिस सब्जेक्ट को लेंगे उस सब्जेक्ट के पेशेंट भरे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमें प्रोफेशनल बनने की कोशिश करनी है कि ताकि हम लोग अच्छा समझ सके और अच्छी प्रैक्टिस कर सके, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन की बीमारी इन्फेक्शन की बीमारी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, ये एक अलग समस्या है और इन्फेक्शन एक अलग है। इन्फेक्शन की बीमारी में हम लोग 6-ADR नहीं देते और 30 मेडुला भी नहीं देते। किसमें नहीं देते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन की बीमारी में हम लोग, इन्फेक्शन के डिजीज में हम लोग 6-ADR और 30 मेडुला नहीं देते। उसकी जगह पर वायरल ट्रीटमेंट, थाइमस और थाइमस चेस्ट, है ना, इनका उपयोग करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा हाइपर हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं इन्फेक्शन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी में हम लोग थाइमस नहीं देते, थाइमस चेस्ट नहीं देते, स्प्लीन नहीं देते, आरएमपीटी नहीं देते, लिम्फ नोड नहीं देते, टोनपी, टोनटी और स्प्लीन नहीं देते। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है। इसमें थाइमस हाइपर हो जाती है, इसलिए थाइमस नहीं देते हैं। अगर मार लगी है तो थाइमस चेस्ट की जगह पर हम लोग 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देंगे। उनको 2 पेन 6-ADR और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट या फिर पी हैवरिंग इत्यादि ही देना है। क्या बोला है यार, किडनी के बीमारी में 2 पेन दे सकते हैं, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 6-ADR दे सकते हैं और हैपरिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि पी हैपरिंग इत्यादि देना है, ठीक है। किडनी की बीमारी में, किडनी की बीमारी खाली किडनी की बीमारी नहीं होती, बहुत सारी और भी बीमारी होती है किडनी के बारे में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। किडनी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे, किडनी की अलग अलग बीमारियों को समझेंगे। किडनी खाली बोलने का मतलब ये नहीं है कि किडनी की बीमारी, किडनी की बीमारी में कई जगह पर हम लोग ADR का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की, क्या नहीं देना है, क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, को तो हम अकॉर्डिंग समझ लेंगे बाद में। मगर हमारा यहाँ पर क्या है, मेन जो समझना है हमें, क्या नहीं देना है, क्या देना है। जो लिखा है किताब में मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इन्होंने ये बात लिखी है, मगर हमारा जो फोकस है वो फोकस रहना चाहिए कि क्या नहीं देना है किडनी की बीमारी में, क्योंकि वो हम बाद में देख लेंगे क्या देना है कि नहीं देना है। मेन फोकस हमारा क्या नहीं देना है। तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के बारे में जानते हैं हम लोग। एक ऐसी, इस बीमारी में ऑटो इम्यूनिटी जो है हमारी, इस बीमारी में इम्यूनिटी की कमी के कारण रक्त में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। 6-ADR देने से थाइमस को तथा इम्यूनिटी को कम करेगा। अगर हम किसी को ADR देंगे या थाइमस देंगे तो ये क्या करेगा, हमारे और थाइमस को दबाने का काम करेगा। ADR पता है हमें किस में देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, क्योंकि हमारा थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो उस जगह पर हम लोग ADR देते हैं। तो अगर गलती से भी हमने ADR दे दिया सेप्टिसीमिया के मरीज को तो उसका इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा।
अगर गलती से भी दे दिया तो तुरंत उसे फिट आ जाएगा। अगर हमने सेप्टिसीमिया के मरीज को गलती से भी एडीआर दे दिया, गलती से भी एडीआर दे दिया, ध्यान रखना क्यों बोला जा रहा है कि क्या नहीं देना है, महत्वपूर्ण है। सेप्टिसीमिया के पेशेंट को गलती से भी अगर हमने एडीआर दे दिया तो उसको तुरंत फिट आ जाएगा, सो नहीं देना। उनको थाइमस चेस्ट, वायरल ट्रीटमेंट इत्यादि दे सकते हैं। थाइमस चेस्ट, थाइमस और वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। सेप्टिसीमिया वालों की इम्यूनिटी डाउन होती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिजोफ्रेनिया में हम लोग पेन क्रियाज को नहीं उकसाते। जो पेन पॉइंट देते हैं वो पेन पॉइंट नहीं देना है क्योंकि उससे क्या होगा, कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। सिजोफ्रेनिया वालों को कभी भी पेन पॉइंट नहीं देना, नहीं तो उनके कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो उनको क्या दे सकते हैं हम लोग? अगर हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, जो नॉर्मल अजय नॉर्मल देते हैं, उसमें अगर हमें पेन पॉइंट आता है तो उसमें हमें पेन पॉइंट को नहीं देना है। ठीक है, उसमें भी हमें पेन पॉइंट को नहीं देना है। जो नॉर्मल अजय नॉर्मल देते हैं उसमें जो पेन पॉइंट देते हैं उसको भी हमें नहीं देना है। लेकिन हैपरिंग ट्रीटमेंट में दे सकते हैं क्योंकि हैपरिंग ट्रीटमेंट में वह दूसरा काम करता है। क्योंकि हैपरिंग में हम लोग 8 पेन के बाद 7 लीवर देते हैं डायरेक्ट, फिर हम लोग 8 चेस्ट देते हैं। तो हैपरिंग ट्रीटमेंट में हम लोग दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरुण अवस्था, इसमें हम लोग लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, टोनपी और टोनटी इसे नहीं देते हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को जल्दी जोड़ने को उकसाता है। यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है, जो इपीफेशियल लाइन होती है हमारी, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो जोड़ होते हैं, उस कोहनी के जोड़ और हमारे पैरों के एड़ी के जोड़ के पास एक्सरे करके देखते हैं, जो एपीफेशियल लाइन होता है वह लाइन ना जुड़ जाए। जब तक वो लाइन नहीं जुड़ेगी तब तक बच्चा लंबा होता रहेगा। अगर कोई हमारे पास बच्चा आ रहा है जिसकी लंबाई बढ़ानी है, हाइट बढ़ाना है, तो उनको हमें क्या नहीं देना है, इस बात पे ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी बच्चों को जब हम दे रहे हैं, या कोई लड़की है या लड़का है जिसकी लंबाई बढ़ानी है और लंबाई बढ़ने का टाइम है इस समय उसके पास, उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए, तो उसको हम लोग लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, टोनपी और टोनटी नहीं देते हैं। अगर ये देंगे तो उसकी लंबाई रुक जाएगी। और कोई जब भयंकर लंबा होता जा रहा है, उसको रोकना है, तो उसको दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो उनको हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो एस्टेरॉइड बनाने वाली, क्योंकि ये हार्मोन है, ये हार्मोन क्या है, सेक्स हार्मोन है, ये सारे सेक्स हार्मोन बनाते हैं, तो इसलिए हमें नहीं देना इन चीज़ों को। इसके अलावा WD नहीं देते क्योंकि ये जनअंगों को उकसाएगा, सो इससे एस्ट्रोजन बनेगा, इसलिए नहीं देना है। गाल के बगल में पैरोटिड ग्लैंड एंड टॉन्सिल, यानी कि अंडाकोश से किसी प्रकार का संबंध है। यानी कि ये टॉन्सिल जो है हमारा, टॉन्सिल और पुरुषों में अंडाकोश और महिलाओं में ओवरी, है ना, इसके साथ संबंध है। यानी कि जिनको टॉन्सिल होगा उनको अंडाकोश में सूजन आ सकती है या अंडाकोश छोटा हो सकता है, तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। गाल के बगल में पेरिटोनियन ग्रंथि यानी टॉन्सिल, यानी कि अंडाकोश से किसी प्रकार का संबंध है, क्योंकि जहाँ यह कनफूल जो नामक बीमारी में पेरिटेड ग्रंथि सूज जाती है। इस बीमारी के दौरान कुछ लड़कों में टेस्टिस यानी कि अंडाकोश गायब हो जाता है, जिसके बाद ये पिता बनने के काबिल नहीं रहते हैं। इसीलिए सोचा जाता है कि टॉनपी देने से बाँझपन आ सकता है। अतः जिन युवाओं को या औरतों को बच्चा पैदा करना है उनको टॉनपी और टॉनटी नहीं देना। यानी कि किसी के अगर टॉन्सिल फूल रहा है तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत। अगर कोई कहे कि मेरा टॉन्सिल में सूजन आ रहा है, दर्द हो रहा है, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए, महिलाओं को भी ऐसा ही है, उसे भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए।
कि वो इंतजार ना करे कि ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी इंतजार ना करे। ठीक है, तो टोंटी हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे पुरुष या महिलाओं में बांझपन आ सकता है, ये रिसर्च से पाया गया, इसलिए इसको परहेज करते हैं। न्यूरोथेरेपी में भी हम लोग जिनको गर्भ धारण करना है, जिन्होंने बच्चा पैदा करवाना है, जिन पुरुषों ने, उनको हम लोग ये नहीं देते हैं। अब आते हैं घाव के बारे में। घाव यानी कि चाहे वो अल्सर हो, अंदर की तरफ अल्सर, जैसे पेट में अल्सर हो जाता है और शरीर में घाव हो जाता है, कहीं कट गया या घाव हो गया किसी कारण से, उस घाव को अगर हमें सुखाना है तो हैपरिंग नहीं देना है, क्योंकि हम हैपरिंग देंगे तो वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और घाव जल्दी भरेगा नहीं। यह औरतों को उपचार करते समय ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। औरतों को उपचार करते समय ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। किस पे? घाव पे हम लोग बात कर रहे थे। हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना, क्योंकि यह हैपरिंग रक्त को जमने से रोकेगा और घाव जल्दी नहीं भरेगा। फिर उसके नीचे औरतों को उपचार करते समय ध्यान देने वाली कुछ बातें। मासिक धर्म के दौरान मेंशन के 4 दिन तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। किसी महिला को पीरियड है, पीरियड के दौरान 4 दिन तक हमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें अत्यधिक स्राव हो या बहुत ही कम स्राव हो, तो मेंशन में दर्द हो, तो उसे कम करने के लिए उचित उपचार देना चाहिए। जैसे कई लोगों के ना बहुत ज़्यादा पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा नाभि के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो उन लोगों को हम लोग 30 मेडुला देते हैं, है ना। उस दौरान ही छोटे मोटे हल्का फुल्का ये चीज़ें दे सकते हैं। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, स्राव ज़्यादा हो, तो हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना। किसी महिला को अधिक ब्लीडिंग हो रही है पीरियड के दौरान, तो उसको हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना, क्योंकि हैपरिंग ट्रीटमेंट रक्त के थक्के को जमने नहीं देगा और स्राव और अत्यधिक बढ़ाएगा, तो इसलिए हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 22 नंबर है, गर्भावस्था। क्या है? गर्भावस्था अर्थात माँ बनने के बाद, जब माँ बन जाती है महिला, उस समय के क्या ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए हमें, खास तौर से क्या नहीं देना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि ऐसे ही, मतलब कि मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने का बच्चा ठहर गया है, उनको क्या देना है, क्या नहीं, क्या देना है। तो मैंने उनको समझाया कि अभी उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर हमने थायमस या थायमस चेस्ट या टोन-पी दिया तो उससे तकलीफ बढ़ सकती है। तो ऐसे पेशेंटों को हम ज़्यादा, ऐसी महिलाओं को, गर्भावस्था वाली महिलाओं को हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि अगर हमने गलती से उसको थायमस दिया या थायमस चेस्ट दिया तो बच्चा जोर जोर से लात मारेगा, हलचल करने लगेगा, तो सोचा गया कि इससे बच्चे को तकलीफ हो रही है। एवं साधारणतः कोई भी ऐसा उपचार नहीं देना जिससे बच्चे को तकलीफ हो। अगर बच्चे का असर सही जगह पर नहीं हो तो उसे ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर या WD 1 WD दे सकते हैं। अगर मां को हाई बीपी या हाइपोथायराइडिज्म या फॉलिक एसिड की कमी या कोई भी जेनेटिक बीमारी हो तो उसे उचित उपचार देकर ठीक करना चाहिए। सोचा जाता है कि टोन-पी और टोन-टी देने से बांझपन के साथ साथ कुछ संबंध, बांझपन का कुछ ना कुछ संबंध है, इसीलिए हम लोग टोन-टी या टोन-पी नहीं देते हैं, है ना। उचित उपचार दे सकते हैं, मगर कब दे सकते हैं? उस बड़े से सावधानी के साथ देना है, बहुत सावधानी के साथ देना है। जब आप परफेक्ट हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज हो आपको, जब आप उस सब्जेक्ट पे ही काम करते हो, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पे काम करते हो तो आपको बहुत कुछ जानकारियाँ होती है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, क्यों नहीं देना है, और देना है तो क्यों देना है और क्यों नहीं देना है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि प्राथमिकता क्या नहीं देना है। तो कभी भी गर्भावस्था वाले महिला को थायमस नहीं देंगे, थायमस चेस्ट नहीं देंगे और टोन-पी नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय का नीचे उतर जाना, गर्भाशय का नीचे उतर जाना, तो ऐसे महिलाओं को जिनका गर्भाशय नीचे उतर जाता है, जिनको अधिक सफेद पानी आता है या पीरियड अनबैलेंस हो जाता है, गर्भाशय नीचे खिसकने से पीरियड भी अनबैलेंस हो जाता है ना। एक दर्दपन बना रहता है, कई महिलाओं में सफेद पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देते। ऐसे महिलाओं को हम लोग 10 मेडुला गैस ओनली नहीं देते।
यह एसिड की बीमारी है। गैस ओनली और टैन मेडुरा इत्यादि से पेट में 3 गुना एसिड बढ़ेगा तो तकलीफ बढ़ सकती है, सो नहीं देना। उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, पी पॉइंट देते हैं और WD देते हैं तुरंत। यानी कि पी पॉइंट जब हम लोग जांग में देते हैं, जांग के बीचों बीच पी पॉइंट की जगह है, जांग के बीचों बीच पी पॉइंट की जगह है, और तुरंत एक पोजीशन बना के रखते हैं WD की। पी पॉइंट देते साथ सेकंडों में हमें उस जगह पर WD की पॉइंट को दबाना होता है, बड़ी तेजी के साथ। इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पिन पॉइंट देते हैं, है ना। तो पी पॉइंट देने से जो बच्चादानी है वो ऊपर की तरफ जाता है, गर्भाशय ऊपर की तरफ जाता है। राउंड नॉर्मल, राउंड एरो इत्यादि से लाभ होगा। राउंड नॉर्मल देंगे उससे भी लाभ होगा, और राउंड एरो देंगे उससे भी लाभ होगा। टॉन पी भी दे सकते हैं, टॉन पी भी दे सकते हैं, लेकिन जिन औरतों को बच्चा पैदा करना है उनको नहीं देना, ठीक है ना। उनको दे सकते हैं जिनको बच्चा नहीं पैदा करना है, तो उनका गर्भाशय खिसक गया है, तो उनको हम लोग टॉन पी का उपयोग कर सकते हैं। एंडोक्राइन स्थान के मुख्य ग्रंथियां, हार्मोन और उनके कार्य। एंडोक्राइन स्थान के मुख्य ग्रंथियां, हार्मोन और उनके कार्य। एंजाइम खास किस्म की प्रोटीन होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम खास किस्म की प्रोटीन होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं। यह ज़्यादातर किसी भी केमिकल को पचाने यानी तोड़ने का काम करता है। एंजाइम क्या करता है, किसी भी केमिकल को तोड़ने का काम, छोटे अणुओं में बदलने का काम करता है ना। ये वे जिस अंग से निकलते हैं वहां से एक नली द्वारा, एंजाइम क्या हुआ, एंजाइम एक नली द्वारा निकलता है, वो रक्त में नहीं मिलता। एंजाइम कभी भी रक्त में नहीं मिलता, हार्मोन रक्त में मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है एंजाइम की, है ना। अंग से निकलता है, वह नली द्वारा किसी खास जगह पर या थैली पर पहुंचता है जहां अपना कार्य करता है। जो ग्रंथियां एंजाइम बनाती है उसे एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, और जो हार्मोन बनाती है उसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। कुछ एंजाइम को अपने कार्य अच्छी तरह से करने के लिए एक और केमिकल की जरूरत होती है जिन्हें को एंजाइम कहते हैं। यानी कि को एंजाइम वे केमिकल है जो एंजाइम के कार्यों में मदद करती है, यानी कि सपोर्टिंग में, है ना। को एंजाइम उदाहरण के लिए लार यानी कि सलाइवा, उदाहरण के लिए लार यानी कि सलाइवा, है ना। सलाइवा में पैलिन यानी का पैलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। टाइलिन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना। उसे इस कार्य में मदद करता है नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसीलिए मीठे चीज़ों को ठीक से पचाने के लिए साथ में थोड़ी मात्रा में अचार या अन्य कुछ नमकीन चीज़ें खानी चाहिए। कभी भी मीठा को अकेले मीठा नहीं खाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें नमकीन चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो नमकीन चीज़, है ना। तो नमकीन चीज़ होनी चाहिए। उससे खूब चबाकर लार में अच्छी तरह से घोलने की बाद ही वह निगलना चाहिए। यानी कि जो भी हम मीठा चीज़ खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में नमकीन या अचार का टुकड़ा या नमकीन, कोई ऐसी चीज़ जो नमकीन है उसे खानी चाहिए, और उसको खूब चबाना चाहिए ताकि लार में मिल जाए। वो लार में मिलेगा तो ही उसका पाचन होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह में। परिवर्तन कहाँ होता है, मुंह में। तो मुंह में जो भी मीठा है उसका पाचन शुरू करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन नहीं होगा तो पेनक्रियाज को 3 गुना काम करना पड़ेगा। अगर आपने मुंह में पाचन का कार्बोहाइड्रेट नहीं बना के दिया तो पेनक्रियाज को 3 गुना काम करना पड़ेगा, और पेनक्रियाज थक जाएगा, और तब जाके डायबिटीज, शुगर होता है। जो लोग चबा के खाना नहीं खाते हैं, जबर 2 मिनट में खाना खा के अपनी तारीफ करते हैं कि मैं 2 मिनट में खाना खा लेता हूँ। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने, या हम में से भी कई लोग होंगे ऐसे जो थाली में बाद में बैठते हैं, पहले खाना खत्म, है ना। तो ऐसे में हमारा जो पेनक्रियाज है वो थक जाता है कुछ समय के बाद, और जिसके कारण से हमारे डायबिटीज के, शुगर के मरीज हो जाते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर यानी कि दूत है। हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर है। हाँ, ये एक ग्लैंड से निकलते हैं और किसी अन्य ग्रंथि के लिए आदेश लेकर जाते हैं। ये जिस ग्लैंड यानी कि ग्रंथि से निकलते हैं वहाँ से रक्त नलिका लिम्फ द्वारा
ब्लड में छोड़े जाते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन बनाते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्रंथियां डक्ट यानी कि ग्लैंड भी कही जाती है, यानी कि डक्टलेस, अच्छा डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने हार्मोन नलिकाएं यानी कि डक्ट द्वारा नहीं छोड़ती, ये डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है, यानी डक्ट रहित होती है। यानी कि जो जैसे हम एंजाइम जो है, एंजाइम हमारे डक्ट द्वारा छोड़ा जाता है, बल्कि ये अपने हार्मोन को सीधे रक्त में लिम्फ नोड के अंदर छोड़ती है ना। तो जो हार्मोन होता है वो रक्त द्वारा लिम्फ नोड या लिम्फ नोड भी हार्मोन छोड़ता है ना। लिम्फ नोड तक पहुंचाया जाता है, फिर लिम्फ नोड हार्मोन को छोड़ता है या रक्त में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कार्य होता है। और जो एंजाइम होता है वो डक्ट द्वारा जाता है। जैसे थूक, ये हमारा थूक है, ये हमारी नली द्वारा जा रहा है। जो पेनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये भी नली द्वारा जाता है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल, ये भी नली द्वारा जाता है ना, नली द्वारा जाता है। तो इनको ये क्या आता है, एंजाइम में आ जाते हैं। फिर को एंजाइम, यानी कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मगर जो हार्मोन होते हैं वो रक्त के द्वारा ही ट्रेवल करते हैं, जिसमें लिम्फ नोड का सहयोग लिया जाता है, लिम्फ नोड भी छोड़ता है, ठीक है। कुछ मुख्य है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एवं टेस्टिस, जो अपना स्राव रक्त में छोड़ते हैं, है ना। ये जो ऑर्गन का नाम लिया जा रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये अपना रक्त स्राव में छोड़ते हैं। हाइपोथैलेमस भी हार्मोन बनाकर रक्त में छोड़ता है, लेकिन उसे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते, क्योंकि वह ब्रेन का ही एक पार्ट है, ब्रेन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि भी एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो अपने स्राव को लिम्फ में छोड़ती है। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों कार्य करते हैं। वह भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनाकर पेनक्रियाटिक डक्ट नामक नली में द्वारा डुोडेनम में छोड़ती है एवं एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं, इसे एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। इसीलिए इसकी अलावा वह कुछ हार्मोन बनाकर रक्त में छोड़ते हैं, जिसे एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन नली द्वारा छोड़ा जाता है, एग्जिट, है ना, और एंडोक्राइन अंदर छोड़ा जाता है, अंदर मतलब ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है, इसलिए एंडोक्राइन होते हैं। हार्मोन की क्रियाशैली, किसी भी एंडोक्राइन ग्रंथि को अगर किसी शरीर के दूसरे किसी अंग को आदेश देना हो तो वह हार्मोन द्वारा अपना संदेश भेजता है। हार्मोन ब्लड में संचार करता हुआ हर ग्रंथि के सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स के ऊपरी परत में अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, जिनके साथ हार्मोन वह बाइंडिंग यानी कि जुड़ जाता है। हार्मोन्स के संदेश से अनुसार वह ग्रंथि उन अंग के कार्यों को बढ़ाती है या रोकती है। इस प्रकार से हार्मोन द्वारा शरीर के ग्रंथियों तथा हर कार्य का नियंत्रण होता है। क्या कह रही है कि जो हार्मोन है वो जो संदेश आ रहा है, वो संदेश कुछ बनाने के लिए भी आ सकता है, या कुछ चीजें बन गई हैं उसे रोकने का संदेश भी दे सकती है। मगर उसके लिए हर सेल्स में रिसेप्टर है, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो उन बाइंडिंगों के साथ जुड़ जाते हैं। अब जैसे इंसुलिन आएगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज, वो इंसुलिन बोलेगा रिसेप्टर को आके कि भाई जितने भी ग्लूकोज रक्त में बह रहे हैं उनको अपने अंदर रखो या तो फिर उसे निकालो, क्योंकि सेल्स के अंदर ही तो ग्लूकागोन रखा रहता है ना इमरजेंसी के लिए। तो ग्लूकागोन निकलता है, फिर वो रक्त में मिलता है, वो लीवर के पास जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। फिर उसे आदेश मिलता है इंसुलिन का कि भाई ये ले ग्लूकोज पकड़, ग्लूकोज आ गया है, अब तो ऊर्जा बना ले। तो इंसुलिन क्या करे, वही रिसेप्टर है, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं आने का और जाने का, यानी कि संदेश को लाना कि तुझे कुछ बनाना है, उसके लिए भी रिसेप्टर बना हुआ है। और कुछ नहीं बनाना है, उस रोक दे भाई, उसके लिए भी रिसेप्टर बने हुए हैं। यानी कि अलग अलग हार्मोन के रिसेप्टर हर सेल्स के अंदर बने हुए हैं, वो उसके साथ जाकर बाइंडिंग हो जाते हैं और उसके जरिए कार्य होता है। तो हार्मोन के मुख्य फंक्शन है जिन कार्यों को कार्यों का नियंत्रण करना। हार्मोन का मुख्य फंक्शन है
निम्न कार्यों को नियंत्रण करना, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, शरीर के विकास, प्रजनन एवं सभी ग्रंथियों के कार्य। चयापचय का मतलब है भोजन को ठीक से पचाना तथा उनके पचे हुए मल का सही और पूर्ण उपयोग कर पाना। सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को ठीक से पहुंचने के लिए हार्मोन्स का सही काम करना जरूरी है। यह तीन प्रकार के काम करते हैं। कुछ रिलीजिंग हार्मोन यानी कि वे ग्लैंड के हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन जो ग्लैंड से निकलते हैं वह आदेश ले जाते हैं, यानी कि जो हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, जो ऑर्गन से रिलीज हुआ ब्लड में मिला, वो क्या करता है, सूचना को लेकर जाते हैं, आदेश को लेकर जाते हैं। कई हार्मोन अन्य ग्रंथि को उकसाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन ग्रंथियों के कार्यों को इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, जो मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को। कई और हार्मोन यानी कि निष्क्रिय रूप से रहते हैं, जो बाद में जाकर एक्टिव यानी कि सक्रिय रूप में बदल जाते हैं। यह निष्क्रिय रूप में प्रीकेसर कहलाते हैं। प्रीकेसर, कई प्रीकेसर के नाम तो पेरो के रूप में शुरू होता है, PRO प्रो के रूप में शुरू होता है, और GN जिनके नाम पे खत्म होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा। तो प्रीकेसर क्या चीज होता है उसको समझते हैं। प्रीकेसर कि कैसे प्रीकेसर होता है, जो अब मान लीजिए पेन क्रियाज के अंदर है ना, पेन क्रियाज के अंदर ट्रेप्सिनोजन जो होता है पेन क्रियाज के अंदर होता है। अगर वो ट्रेप्सिन में बदल गया तो पेन क्रियाज को ही खा जाएगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को खा जाएगा। अब पेन क्रियाज किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रीकेसर के रूप में पेन क्रियाज के अंदर रहता है, वह सही स्थान पर आकर परिवर्तन होता है, वो बनता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के रूप में बनता है ना। तो प्रीकेसर में बदलने का काम। तो ऐसे ही बहुत सारे सेरोटोनिन मेलाटोनिन में परिवर्तन होता है। सेरोटोनिन क्या है, एक प्रीकेसर है, यानी कि किसी चीज का रॉ मटेरियल है। अब एक जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए मट्टी एक प्रीकेसर है, मगर कुम्हार उसे गढ़ता है तो मटका बना देता है, गिलास बना देता है, बाल्टी बना देता है, कढ़ाई बना देता है, कुल्हड़ बना देता है, कुछ भी बना सकता है ना। तो मट्टी क्या है, प्रीकेसर है, यानी कि वो एक रूप में पड़ा हुआ है, वो जब परिवर्तन होगा तभी जाके वो कोई रूप लेगा। तो प्रीकेसर के रूप में ट्रिप्सिन जो है हमारे स्टमक के अंदर मौजूद रहता है, वो ट्रिप्सिन में परिवर्तन होता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तन होता है। फैब्रिनोजन फैब्रिन में परिवर्तन होता है। उसी तरह प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तन होता है। सेरोटोनिन मेलाटोनिन में परिवर्तन होता है। जो सेरोटोनिन हम लोग बनाते हैं 6 मेडुला देकर, वह सेरोटोनिन जब तक पीनियल ग्लैंड के पास नहीं जाएगा, हाफ कुंडली नहीं देंगे, तो मेटाबॉलिज्म वो मेलाटोनिन में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक मेलाटोनिन में परिवर्तन नहीं होगा तो वह अपना काम नहीं करेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि सेरोटोनिन डायरेक्ट काम नहीं करता, वो प्रीकेसर है, यानी कि मट्टी है, वो कोई रूप नहीं ले सकता। वो मट्टी को जब तक कोई रूप नहीं देंगे तो वो परिवर्तन नहीं होगा। तो मेलाटोनिन क्या है, एक रूप है, और सेरोटोनिन क्या है, वो प्रीकेसर है, यानी कि मट्टी है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है कि हार्मोन में और ये एंजाइम में क्या अंतर है, और इसके अलावा ये कैसे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, खास तौर पर वे हार्मोन प्रोटीन को पचाते हैं जो प्रीकेसर के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी कहने का मतलब यह है, खास तौर पर वो हार्मोन जो प्रोटीन को पचाते हैं वो प्रीकेसर के रूप में पाए जाते हैं, या फिर वहां भी शरीर के बचाव के लिए है। वे जहां तैयार होते हैं वहां अगर ये सक्रिय होंगे तो वो उसी थैली में तैयार होते हैं, वहां पचा देंगे। जिस थैली में ये ट्रिप्सिनोजन अगर तैयार हो रहा है, उसमें अगर ट्रिप्सिन तैयार होगा तो उसी थैली को पचा देगा। तो भगवान ने क्या करा, उसको प्रीकेसर के रूप में, ट्रिप्सिनोजन के रूप में उसे मौजूद करके रखा, ताकि वहां उसे ना पचा सके। एक निश्चित जगह पर जाकर वहां परिवर्तन होता है और वहां अलग रूप में
परिवर्तन होता है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तन होता है, फैब्रिनोजन फैब्रिन में परिवर्तन होता है, थ्रोम्बोबिन थ्रोम्बोबिन में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोबिन में परिवर्तन होता है, सेरोटोनिन मेलाटोनिन में परिवर्तन होता है, सेरोटोनिन हाइपोथैलेमस में बनता है, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड में जाके परिवर्तन होता है ना। उसी तरह से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है ना। तो ये सबके उसके बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग रूप में तैयार वो रखे जाते हैं। जो प्रोटीन को पचाने वाले यानी कि प्रोटीन को जो तोड़ने वाले होते हैं वो लोग प्रीकसर के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको ऐसी जगह पर सक्रिय किया जाता है जो वह शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। उदाहरण के लिए ट्रिप्सिन पेनक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिनोजन के रूप में रहता है और बाद में डुओडेनम में पहुंचकर ट्रिप्सिन में बदलकर प्रोटीन्स को पचाता है। जो बात मैंने बोला था, हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, उसके द्वारा अलग अलग केमिकल होते हैं, नेचर होते हैं, उस नेचर के आधार पर परिवर्तन होते हैं। तो इस हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगले हफ्ते पढ़ेंगे क्योंकि कल तो क्लास है, सर की क्लास है। अगले हफ्ते हम लोग हार्मोन के बारे में समझेंगे कि हार्मोन द्वारा कौन कौन से केमिकल बनता है। हमारे हार्मोन परिबंध ऑर्गन जो है अलग अलग हार्मोन को बनाते, तो उसका रॉ मटेरियल क्या क्या है। रॉ मटेरियल जैसे कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, पेप्टाइड है ना, थायरोसिन अमीनो एसिड जो हैं ये अलग अलग हार्मोन को बनाते हैं। कौन कौन से हार्मोन को बनाते हैं, इनका काम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कौन से प्रोटीन हार्मोन है, कौन से कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है, कौन सा थायराइड पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग अगले मंगलवार को इसके बारे में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। और ये वीडियो मैं डाल दूंगा, आप लोग एक बार और इसे देख लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, 1 घंटे का वीडियो बन गया है। तो यहाँ पर आज की क्लास को समाप्त करेंगे हम लोग।